आज सवेरे से ही थाने की बड़े जोर शोर से सफाई हो रही है। टीन की कुर्सियां हटाकर लकड़ी की कुर्सियां लगाई गई हैं। उन पर गद्दियां भी बिछी हुई हैं। दो बेंचें और डाली गई हैं। सजावट के नाम पर दीवार पर दो कैलेंडर टांगे गए हैं। एक शिव पार्वती का और दूसरा भारत माता का। भारत माता की एक ओर चरखा काटते हुए गांधी जी हैं और दूसरी ओर तिरंगा लिए जवाहरलाल। गांधी नेहरू को देश एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। चप्पे चप्पे में वे आपको विराजमान मिलेंगे, चाहे निर्जीव तस्वीरों के रूप में ही सही। थानेदार से लेकर चौकीदार तक सबकी कलफ लगी वर्दियां निकल आई हैं। वर्दी में लगे पीतल के बटन और बक्सुए ब्रासो लगाकर चमकाए गए हैं। सब एकदम लग तक चुस्त दुरुस्त। वैसे तो थाने के नाम पर है ही क्या, एक बरामदा, कोठरी नुमा दो छोटे छोटे कमरे, पीछे कच्चा आंगन है जिसके दूसरे सिरे पर सुरंगनुमा एक पतली लंबी सी कोठरी है, अंधेरे सीलन और बदबू से भरी हुई। 30 गांवों की शांति सुरक्षा का भार इसी थाने पर है। 30 गांवों में अमन चैन रहे, इसलिए गड़बड़ फैलाने वाले तत्व 20-25 की संख्या में हमेशा इस सुरंग में बंद रहते हैं। वे भीतर गाने गाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जुआ खेलते समय झगड़ा हो जाने पर खुलकर मारपीट भी करते हैं। पर आज सबको सख्त हिदायत दी गई है कि किसी तरह का कोई शोर नहीं होगा। जो भी बोलेगा रात को बैंत से उसकी धुनाई होगी। थाने के सामने जो कच्चा अहाता है, वहां बाल्टी भर पानी का छिड़काव कर दिया गया है, जिससे धूल जम जाए। वरना जून की इस गर्मी में सारे दिन धूल धक्कड़ ही तो उड़ता रहता है। यहाँ के लोगों को तो आदत है, पर शहर के लोगों को तो परेशानी हो ही सकती है। दास साहब के खास आदेश पर एसपी सक्सेना आ रहे हैं। खास कचहरी बैठेगी। शायद 2-3 दिन लग जाए। सबके बयान होंगे फिर से। गांव में खासी चर्चा है इस बात की। दास साहब कहकर गए थे कि वे बयान लेने के लिए किसी बड़े अफसर को भेजेंगे। अब जिसको जो कहना हो कहे, डरने की कोई बात नहीं। सबकी बात सुनी जाएगी और उस पर गौर किया जाएगा। एसपी कोई मामूली आदमी नहीं, बहुत बहुत बड़ा अफसर होता है पुलिस का। बड़े अफसर की नजर भी बड़ी पैनी होती है, सब भांप लेगा। अब बिसु की मौत की असलियत का पता लगेगा। पहले की तरह बात गोलमोल होकर नहीं रहेगी। पहले ऐसी खास कचहरी बैठी ही कब थी। इस बार तो दास साहब ने खुद आदेश दिया है। बात के सच्चे निकले दास साहब। यह नहीं कि कहने को तो कह दिया और बात आई गई हो गई। कहा तो करके भी दिखाया। लोगों के मन में बड़ा आदर जाग रहा है दास साहब के लिए। वरना गरीबों के लिए कौन इतना सोचता है। आज जिन लोगों के बयान होने हैं, उनके पास थानेदार ने पहले से ही सूचना भिजवा दी है। जोगेश्वर साहू, महेश बाबू, हीरा और बिंदा के बयान होंगे आज। महेश बाबू तो पढ़े लिखे आदमी हैं, बात को और बात की अहमियत को समझते हैं। वैसे बयानबाजी के इस झमेले में वे बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते थे, पर बिसु रोज उनके यहाँ बैठता था, घंटों उनसे बतियाता था, सो पूछताछ तो उनसे होनी ही थी। थानेदार को भरोसा है कि चाहे अनखाते हुए ही आए, पर वे समय पर पहुंच जरूर जाएंगे। बाकी तीनों को ठोक बजाकर कह दिया है कि 8 बजे ही थाने पर पहुंच जाए। इस खास कचहरी में गांव वालों की बेशुमार दिलचस्पी देखकर
सख्त हिदायत दी गई थी सबको कि भीड़ नहीं लगनी है थाने के पास। यह कोई नौटंकी का तमाशा नहीं है कि जिसे देखो मुंह उठाए देखने चला आ रहा है। पर इन गांव वालों को लाख समझाओ, भेजे में घुसती नहीं कोई बात। 8 बजते बजते हीरा और जोगेश्वर के साथ 20-25 लोग आ ही गए। थानेदार ने झिड़का तो बोले, यहाँ दूर बैठे रहेंगे सरकार, बैठने दो। और वे थाने से दूर खुले मैदान में एक घने पेड़ की छाया में झुंड बनाकर बैठ गए। कोई और मौका होता तो धकिया देता थानेदार, पर आज गम खा गया। ऊपर से आदेश आया हुआ है कि किसी के साथ किसी तरह की कोई सख्ती ना बरती जाए। ठीक है, उसका क्या है, वह कुछ भी करेगा कहेगा नहीं। इन देहातियों से पाला पड़ेगा तो एक ही दिन में पता लग जाएगा। शहरी लोग भले ही नरमी से काबू में आ जाते हों, पर ये देहाती भुच, डंडे के बिना कोई रास्ते पर ला सकता है इन्हें भला। अब इस बिंदा को ही देखो, अभी तक पता नहीं है साले का। अजीब सरफिरा है यह आदमी। देहात का आदमी जब एक बार शहर की हवा खा लेता है तो फिर बिल्कुल लाट साहब ही समझने लगता है अपने को। मेरी तो किरकिरी करवा कर रख देगा। थानेदार के हुक्म पर आदमी आई नहीं, थानेदार हुआ या साला। खैर छोड़ो, मेरा क्या है। सख्ती का हुक्म ना होता तो मुश्के बंधवा कर ले आता उस हरामी को। अब नरमी से बुलाए एसपी साहब खुद। 2 बार आए हुए लोगों को आगाह कर चुका है थानेदार, पर जैसे भरोसा नहीं हो रहा। तसल्ली नहीं हो रही थी तो एक बार फिर गए और सख्त हिदायत कर दी। जैसे ही एसपी साहब की जीप अहाते में घुसे, बतकही एकदम बंद, बिल्कुल चुप। जिसका बयान होना है वही भीतर आएगा और एकदम इकल्ला। बाकी लोग यहां से हिलोगे भी नहीं, समझे। यह नहीं कि भीतर तो बयान हो रहा है और बरामदे में झुंड बनाकर मुंडियां निकाल निकाल कर ताक झांक कर रहे हैं। सऊर तुम लोगों को जिंदगी भर नहीं आने का, पर समझ लो, एसपी साहब के सामने देहाती मामला नहीं चलने का है। जो पूछे उसी का जवाब देना, इधर उधर की फालतू बात एकदम नहीं। एसपी के सामने फिर से बयान देना होगा। जब से यह सुना जोगेश्वर साहू का दिल तो तभी से धक धक कर रहा था। थानेदार की बार बार की हिदायतों से उसे लगने लगा जैसे उसके दिल की धड़कन ही बंद हो जाएगी। जिंदगी में कभी तो थाना पुलिस का काम नहीं पड़ा और आज सीधे एसपी के सामने ही खड़ा होना पड़ रहा है। बैठे बिठाई कहाँ की मुसीबत गले आ पड़ी। पता नहीं किस बुरी साइड में बिसु की लाश देखी थी। तभी जीप की आवाज सुनाई दी। थानेदार एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। एसपी साहब के उतरते ही एक कड़कदार थानेदारी सैल्यूट मारा। एसपी के साथ 3 कांस्टेबल भी आए हैं। सक्सेना ने माहौल को भांपते हुए चारों ओर एक नजर दौड़ाई। नहीं, किसी तरह की तनाव या सरगर्मी की गंध तो नहीं है हवा में। दूर बैठी भीड़ को देखकर पूछा, क्या इतने लोगों के बयान होने हैं आज। नहीं सर, बयान तो केवल 4 लोगों के ही होने हैं। फिर जरा हिचकिचाते हुए कहा, तमाशबीनों को जुटने के लिए सख्ती से मना कर दिया था, पर ये देहाती लोग हैं ना सर। हम्म। सक्सेना ने वाक्य पूरा नहीं करने दिया थानेदार को। सक्सेना के साथ आई कांस्टेबल ने जीप से फाइलें निकालकर अंदर मेज पर जमा दी और थानेदार बहुत अदब के साथ सक्सेना को भीतर ले आया। भीतर एक कोने में चाय का सारा इंतजाम था। बहुत कायदे वाला टी सेट, साथ में बिस्कुट और नमकीन तथा मिठाई। सक्सेना जब बैठ गए
तो थानेदार ने झुककर बहुत अदब से पूछा, पहले थोड़ा चाय पानी हो जाए सर। इस समय? यह काम का समय है या चाय पानी का? सक्सेना के तेवर से भीतर ही भीतर सक पका गया थानेदार। जिनके बयान होने हैं वे लोग आ गए साहब। तब काम शुरू किया जाए। सर और सब तो आ गए हैं पर वो बिंदा है ना। थोड़ा हकलाने से लगा थानेदार। वो क्या बताऊं सर। बहुत ही सिरफिरा आदमी है। 2 बार आदमी के भेज कर कहलवा दिया था पर नहीं आया। हम्म। आप हुक्म करें तो पकड़वा कर मंगवा लें। खेत पर मिल जाएगा अपने। वो तो सख्ती न करने का हुक्म था वरना किसी के साथ किसी भी तरह की सख्ती नहीं बरती जाएगी समझे। सक्सेना ने बहुत ही ठंडे लहजे में आदेश को एक बार फिर दोहरा दिया। उनके अपने भेजे में दास साहब का आदेश चिपका हुआ था। देखो सक्सेना, किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना हो, सख्ती ना हो, मिठास से पेश आओ, लोगों में हिम्मत और हौसला जगे और वे अपनी बात कहें, बिना डर के कहें, खुल कर कहें। काम वालों को लगना चाहिए कि उन्हें बोलने का पूरा मौका मिला है। बहुत तसल्ली होती है अगर बात कहने का मौका मिले तो। हमें लोगों का विश्वास जीतना है। और सक्सेना ने भी तय कर लिया है कि मिठास से पेश आएगा और विश्वास जीत कर ही जाएगा। जोगेश्वर साहू को बुलाओ। आदेश के साथ ही चौकीदार नाम गुहारता हुआ बुलाने चला गया। थोड़ी देर में जोगेश्वर साहू थरथराता हुआ भीतर घुसा और कांपते हाथों से उसने नमस्कार किया। सक्सेना ने एक बार ऊपर से नीचे तक उसका मुआयना किया और फिर अपनी कार्यवाही शुरू की। नाम, उम्र और पेशे की खाना पूरी करने के बाद पहला प्रश्न आया। तुमने बिसेसर की लाश किस समय देखी? जी यही कोई भोर 4:30-5 का समय रहा होगा। उस समय तुम क्या करने गए थे उधर? जी दिशा फरागत के लिए उसी रास्ते से जाना पड़ता है। तुम्हें दूर से कैसे पता लग गया कि पुलिया पर लेटा हुआ आदमी मरा हुआ है? नहीं बिल्कुल पता नहीं लगा साहब। लग रहा था जैसे कोई सो रहा है। पुलिया के नीचे है नाला है ना। मुझे लगा इस आदमी ने कहीं करवट ली तो गिर पड़ेगा नाले में। जाकर चेता दूं। पास जाकर देखा कि अरे यह तो बिसु है। बिल्कुल तो नहीं लग रहा था कि मरा हुआ है। मरने की बात तो तब पता चली जब जगाने के लिए मैंने उसे छुआ। हम्म। कलम चल रही है सक्सेना की। खुद ही लिखेंगे सारे बयान। बिल्कुल अपने हाथ से। मैं तो भला करने गया था सरकार और मैं ही फंस गया। पर सच कहता हूँ साहब इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो न बिसु से कुछ लेना देना न बिसु की मौत से। जितनी बात पूछी जाए उसी का जवाब दो, लिखते लिखते ही सक्सेना ने कहा। हाँ ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं है। थानेदार ने घुड़का तो सक्सेना ने डंडे के हल्के से इशारे से उसे चुप करा दिया। संकेत पाते ही थानेदार सहम कर अपने में सिमट गया। बिसु को जानते थे तुम? जी गांव में तो सभी एक दूसरे को जानते हैं। बड़ी कातरता और बेबसी से जोगेश्वर ने कहा, मानो बिसु को जानना भी कोई अपराध हो। किस तरह का लड़का था ये? अरे एकदम सिरफिरा साहब। हम तो कहें कि सारे गांव के लिए बला था ससुरा। सक्सेना ने सिरफिरा को रेखांकित किया।
सिरफिरे से तुम्हारा क्या मतलब है? पागल था? सक्सेना ने नजरें जोगेसर के चेहरे पर गड़ा कर पूछा। नजरों के पैनेपन से ही हक पका गया जोगेसर। गले से आवाज ही नहीं निकली। बोलो, बोलो। सक्सेना ने हौसला बंधाते हुए कहा। पागल लगता था तुमको वह? पागलपन के आसार नजर आते थे तुम्हें उसमें? और क्या, पागल तो था ही सरकार। आप ही सोचिए, जिसका दिमाग ठीक होगा वह कुछ काम धाम नहीं करेगा, धंधा रोजगार नहीं करेगा। सो सब कुछ नहीं, वहां हरिजन टोला में घूमा करता था आवारों की तरह। यह किसी समझदार और अच्छे आदमी का काम है भला? पागल और आवारा रेखांकित। जब तुमने लाश देखी तो आसपास किसी और आदमी को भी देखा था, घूमते टहलते या और कुछ करते हुए? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। निपट सन्नाटा था वहां। कोई चीज देखी वहां? जैसे कोई डंडा, चाकू, पिस्तौल या ऐसी कोई चीज जिससे कि मारा जा सके आदमी को? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं देखा। हम क्यों छानबीन करेंगे इतनी? अच्छा, लाश को देखने के बाद तुमने क्या किया? क्या करता साहब, मैं तो एकदम डर गया। उल्टे पैरों लौट कर उसके बाप को खबर दी। फिर जैसे अपने को ही कोसते हुए बोला। बेकार ही अपने को फंसाया, चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए था। पर डर के मारे थानेदार ने आंखों से ही घूरा तो वाक्य अधूरा ही छूट गया। उसके बाप के घर जाते समय रास्ते में तुम्हें कोई नहीं मिला? नहीं साहब, कोई नहीं मिला। वह रास्ता थोड़ा सुनसान ही रहता है। हम्म। कुछ सोच में पड़ गए सक्सेना। दो क्षण चुप रहकर वे केवल जोगेसर को घूरते रहे। नजर के इस पैनेपन से जोगेसर को भीतर ही भीतर तक कपकपी छूटने लगी। उसने अपनी नजरें जमीन में गाड़ दी, पर उसके बावजूद वह अपने चेहरे पर सक्सेना की नजर की चुभन महसूस करता रहा और उसके पैर थरथराते रहे। अच्छा, यह बताओ, तुम्हारी जानकारी में गांव में उसकी दुश्मनी थी किसी से? जोगेसर के मन में तो आया कि कह दें, आधा गांव तो दुश्मन बना रखा था ससुरे ने। इसको उससे लड़ाना, उसको इससे लड़ाना, और काम ही क्या था उसका? अच्छा भला काम करते मजदूरों को भड़काया करता था सारे दिन। पर जैसे ही नजर सक्सेना की नजरों से मिली, आवाज जैसे भीतर ही भिज गई, बोला ही नहीं गया कुछ। सच सच बोलो और साफ साफ बोलो, डरने की कोई बात नहीं। गांव में किसी से दुश्मनी थी उसकी? सक्सेना की तरफ से आश्वासन मिलते ही जोगेसर के मन में एक क्षण को जोरावर का नाम कौंधा जरूर, पर अदृश्य लाठियों ने टिकने नहीं दिया उस नाम को। हिम्मत बांधकर इतना ही कहा। हमने कहा ना साहब, हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ऐसे आवारा लोगों से हम तो दूर ही रहते हैं साहब, बहुत दूर। तो तुम्हारी जानकारी में गांव में उसका कोई दुश्मन नहीं था? हाँ साहब, हमें नहीं मालूम। मैं तो वैसे भी दूसरों के मामले में पड़ता ही नहीं। परचून की छोटी सी दुकान है, बस घर से दुकान, दुकान से घर, यही कुल जमा जिंदगी है, और अपन खुश हैं अपनी जिंदगी से। चैन से खाता और चैन की सोता हूँ। मैं तो कहता हूँ साहब, लोग अपने अपने धंधों में लगे रहें तो कैसा अमन चैन हो जाए सब तरफ। सब अपनी अपनी सुलटो भाई। पागल कुत्ते ने काटा है जो दूसरे की बात में टांग। कुछ नोट करते करते सक्सेना का डंडा हवा में हिला और जोगेसर की जबान पर लगाम खिंच गई। एक मिनट सक्सेना यूं ही शून्य में देखता रहा और फिर कहा, अच्छा, अब तुम जा सकते हो। पर गया नहीं जोगेसर। हाथ जोड़कर रिरियाता हुआ बोला,
हम आपसे फिर कहते हैं सरकार, इस मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप तो हमारे माई बाप हैं, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हम एकदम बेकसूर हैं। अब आप ही सोचिए साहब, हम नियम से पूजा पाठ करने वाले आदमी, आप हमारा विश्वास करिए। संकेत पाते ही थानेदार ने धीरे से बाह पकड़कर जोगी सर को बाहर किया, पर बाहर जाते जाते भी उसने बड़ी ही कातर और याचना भरी नजरों से सक्सेना को देखा। थोड़ी देर तक सक्सेना कुछ लिखते रहे। जैसे ही उन्होंने फाइल पर से नजर ऊपर उठाई, थानेदार ने चेहरे पर 2.5 इंची मुस्कान लपेटकर बर्फ का ठंडा पानी पेश किया। पानी पीकर गिलास वापस थमाते हुए उन्होंने पूछा, कैसा आदमी है यह जोगेश्वर? एकदम गऊ है सर, बहुत भला और शरीफ आदमी है। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सबसे दूर। थोड़ा डरपोक जरूर है। जब से सुना। हम्म। सक्सेना ने अंकुश लगा दिया। महेश शर्मा को बुलाओ। थोड़ी देर बाद महेश शर्मा हाजिर हुए। शहरी लिबास, शहरी अदा। सक्सेना ने पहले ऊपर से नीचे तक महेश शर्मा को अपनी नजर में समेटा और फिर पूछा, आप यहाँ के तो नहीं मालूम पड़ते मिस्टर शर्मा? जी नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ। किस सिलसिले में? सक्सेना के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित कौतूहल उभर आया। अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में, गांव में क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल। सक्सेना की कतई दिलचस्पी नहीं है इस विषय में। बात बीच में ही तोड़कर पूछा, कब से हैं आप यहाँ? कोई 1.5 महीना हुआ। विशेषर से कैसे परिचय हुआ आपका? अपने काम के सिलसिले में हम गांव के अलग अलग लोगों से मिलते थे, तभी हुआ। हम लोग कौन? क्या और लोग भी आपके साथ हैं? जी हाँ, एक और साथी भी है, अखिलन रामचंद्रन। वो कहाँ है? माँ की बीमारी का तार पाकर वह घर चला गया। हम्म। सुनते हैं बिसु आपके घर रोज आया करता था। शामें उसकी आपके घर ही गुजरती थी। अपनी नजरें महेश के चेहरे पर गड़ा दी सक्सेना ने। जी रोज तो नहीं, पर हाँ अक्सर आया करता था। नजरों के पैनेपन से थोड़ा असहज हो आया महेश। किस तरह की बातें किया करता था आप लोगों से? थोड़ा असमंजस में पड़ गया महेश। समझ ही नहीं पाया कि बिसु की बातचीत के विषयों को 2 पंक्ति में समेटकर कैसे बताए। मैं पूछ रहा हूँ, क्या बातचीत होती थी आप लोगों के बीच? जी, बात यह है कि वह बहुत सेंसिटिव था, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और बहुत सोचता था। यहाँ इस तरह की किसी आदमी से मुलाकात होगी, हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे। इट वॉज रियली। मिस्टर महेश, यह मेरा प्रश्न नहीं है और मैं अपने प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। आवाज में थोड़ी सख्ती घोलकर सक्सेना ने कहा, तो एक क्षण को सिरपिटा सा गया महेश। फिर अपने को संभाल कर कहा, कोई एक विषय तो होता नहीं था उसकी बातचीत का। असल में वो बहुत परेशान रहता था, बहुत दुखी, और अक्सर उसी की बात किया करता था। क्या थी उसकी परेशानी, उसका दुख? वही तो जानना चाहता हूं मैं भी। कोई निजी कारण था उसके दुख का? आई मीन पर्सनल। पर्सनल? कुछ इस भाव से पूछा महेश ने मानो इस शब्द का अर्थ ही न समझ पाया हो। हाँ हाँ, पर्सनल। आपने बताया ना कि वह एक्स्ट्रा सेंसिटिव था और वह बेकार भी था। फिर एक क्षण रुककर अपनी बात पूरी की। वह जवान था और उसकी शादी नहीं हुई थी। हो सकता है कभी किसी लड़की। अरे नहीं नहीं सर, एकदम नहीं। तपाक से बात बीच में ही काट दी महेश ने। फिर आवाज को बहुत धीमी करके दृढ़ता के साथ बोला, इस तरह का लड़का वह था ही नहीं सर। इस बार सक्सेना जरा मुस्कुराए।
लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़के किसी खास तरह के होते हैं क्या? महेश केवल नकारात्मक भाव से सिर हिलाता रहा। किस तरह का लड़का था वह? बड़ी असहाय सी नजरों से महेश ने सक्सेना को देखा, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि क्या बताए। फिर धीरे से बोला, कहने को तो कोई खास बात नहीं, नथिंग वेरी स्पेशल, नथिंग रोमांटिक अबाउट हिम, बहुत ही मामूली आदमी। गांव का एक गरीब लड़का जो 2 जून की रोटी भी माँ बाप या दोस्त के माथे ही खाता था। सक्सेना बहुत गौर से महेश का चेहरा देखते रहे, एक टक। उनके चेहरे की प्रश्नवाचक मुद्रा वैसे ही बनी हुई थी, मानो बिसु के बारे में जो असली बात जानना चाहते हैं वह तो आ ही नहीं रही है। फिर भी कहीं कुछ था साहब, आप यदि एक बार मिलते, उससे बात करते ना। नहीं मिला हूं तभी तो पूछ रहा हूं कि क्या था वह कुछ। महेश एक क्षण चुप रहा, फिर एकदम सिर झटक कर बोला, नहीं साहब, शब्दों में नहीं बांध पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। कमाल है, आप रिसर्च करने आए हैं, थीसिस लिख कर देंगे और साथ बैठने उठने वाले एक आदमी के बारे में 2 लाइन भी नहीं कह सकते। फिर आवाज को बहुत सख्त और सर्द बनाकर पूछा, आपके इस तरह कतराने का कोई खास अर्थ लगाया जाए तो? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक बड़ी ही दयनीय सी कातरता उभर आई महेश के चेहरे पर, जिसमें भय से अधिक अपनी बात न कह पाने की असमर्थता छिपी हुई थी। मेरा प्रश्न अभी भी वही है मिस्टर महेश, किस बात को लेकर परेशान रहता था बिसु? और उन्होंने अपनी नजरें महेश के चेहरे पर गड़ा दी। वैसे तो इस पूरे सेटअप को लेकर ही वह परेशान रहता था, पर पिछले महीने आगजनी की जो घटना घटी, उसने तो उसे बिल्कुल ही बौखला दिया। ही वॉज नॉट इन हिज प्रॉपर सेंसेस। हम्म। एक लंबी हुंकार के साथ अंतिम वाक्य रेखांकित हो गया। उसका कहना था कि पूरे का पूरा मामला जानबूझकर दबा दिया गया है। झूठी तसल्ली देने के लिए बेचारे कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। मामूली जुर्म करने वाला सजा पा गया और असली मुजरिम के खिलाफ कुछ नहीं, कभी कुछ होगा भी नहीं। एक क्षण ठहर कर बात पूरी की महेश ने। बस इसी को लेकर वह तिलमिलाता रहता था। उसका कहना था कि ये थोड़े से आदमियों के मरने भर की ही बात नहीं है महेश बाबू, समझ लीजिए कि पूरी की पूरी बस्ती का हौसला ही मर गया है। 8 महीनों तक रात दिन समझा समझा कर इस लायक बनाया था कि छाती ठोक कर अपना हक मांग सके। अब बहुत दिनों तक ये लोग अपने हक के लिए लड़ने का हौसला नहीं जुटा पाएंगे। हम्म। फिर एक दूसरा प्रश्न दागा, लड़का नक्सली था? नहीं, नक्सलियों की तो आलोचना करता था। आलोचना? इसमें प्रश्न से अधिक अविश्वास की ध्वनि थी। उनके काम करने के तरीके को वह गलत मानता था। उसका अपना काम करने का तरीका क्या था? काम? काम तो शायद वह कुछ करता ही नहीं था। क्यों, सुना है हरिजनों और खेत मजदूरों को मालिकों के खिलाफ भड़काया करता था। नक्सली भी तो यही सब करते हैं। भड़काया नहीं करता था सर, उन्हें केवल अवेयर करता था अपने अधिकारों के लिए। जैसे सरकार ने जो मजदूरी तय कर दी है वह जरूर लो, नहीं तो काम मत करो। पर झगड़ा फसाद या मारपीट के लिए वह कभी नहीं कहता था। फिर एक क्षण रुककर बोला, इसी बात में वह शायद नक्सलियों से अलग भी था। सक्सेना एक क्षण चुप रहे, फिर बात को दूसरी ओर घुमाकर पूछा,
अच्छा, यह बताइए कि जब वह अपनी परेशानी की बात आप लोगों को बताया करता था, तो आप लोग क्या कहते थे उसे? हम? थोड़ा रुका महेश, फिर हिचकिचाते हुए बोला, देखिए सर, बात यह है कि हम लोगों को गांव की समस्याओं, घटनाओं और गांव के लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की अनुमति नहीं है। हमारे काम की पहली शर्त ही यह होती है कि हम सारी बातों से एकदम तटस्थ रहेंगे। सक्सेना के चेहरे पर हल्की सी शिकन उभरी। बात को साफ करते हुए महेश ने फिर कहा, मैं ठीक कह रहा हूं, हमें फॉर्म में भरकर देना होता है यह सब। इसी बात को लेकर तो बिसु बहुत नाराज रहता था हमसे। नाराज क्यों? केवल नाराज ही नहीं, लड़ता था बाकायदा हमसे कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग खाली तमाशबीन बनकर ही बैठे रहेंगे तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जहां दिन दहाड़े इतना जुल्म होता हो, वहां कोई कैसे अलग थलग बैठकर खाली कागज पोतता रह सकता है? एकाएक महेश की आवाज भर आ गई, पर जल्दी ही अपने को साध कर उसने बात पूरी की। अपनी मजबूरी हम उससे कभी नहीं समझा सके। थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे सक्सेना, फिर असली मुद्दे पर आए। सुना है जिस रात को वह मरा, उस दिन शाम को वह आपके पास आया था, ठीक बात है यह? उस दिन नहीं, उसके एक दिन पहले आया था। उस दिन शाम को तो मैं अखिलन को गाड़ी पर बिठाने के लिए स्टेशन गया था और लौटने में ही मुझे रात हो गई थी। क्या बातें की थी उसने उस दिन? बहुत उत्साहित था उस दिन। कह रहा था कि बहुत भाग दौड़ करके जैसे तैसे उसने बहुत सारे प्रमाण जुटा लिए हैं उस आगजनी के। यह पुलिस वालों के हवाले बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि दिल्ली जाकर जैसे भी होगा, जहां से भी होगा, फिर से खुलवाएगा मामले को। एक क्षण ठहर कर महेश ने फिर कहा, दोनों बाहें झंझोड़कर याचना करता रहा हमसे कि कम से कम इस मामले में तो हम उसकी मदद करें, उसके साथ दिल्ली जाएं। पर हम, होठ काट कर आंसू पी लिए महेश ने। क्या प्रमाण जुटाए थे? थोड़ी देर में अपने को साध कर जैसे तैसे जवाब दिया, वह सब हमने नहीं पूछा सर, बताया ना आपको। आपने ना पूछा हो, पर उसने अपनी तरफ से कुछ बताया हो? नहीं। स्वर भी गाया महेश का। सक्सेना एक टक देखते रहे महेश के चेहरे को, फिर पूछा, माना कि एक स्टूडेंट की हैसियत से ऐसे वाकयात में अपने आप को बिल्कुल अलग रखना है, फिर भी एक व्यक्ति की हैसियत से तो आप कुछ कह सकते हैं। आपकी राय में बिसु की मौत का कारण क्या हो सकता है? नहीं सर, बहुत मुश्किल है कुछ भी कहना। फिर एक क्षण रुककर बोला, बस इतना ही कह सकता हूं कि बहुत सदमा लगा उसकी मौत से। भीतर तक हिला देने वाला सदमा। समझ लीजिए सर कि हम सब लोगों के जिंदा रहने पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया। और एकाएक महेश की आंखों में आंसू छलछलाए। फूट पड़ा वह। बी काम मिस्टर महेश, बी काम, सक्सेना ने तसल्ली दी। कमीज की बाहों से आंखों की कोरों को पोंछते हुए महेश ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, इस विषय में मैं और कोई बात नहीं कर सकूंगा। ठीक है मिस्टर महेश, इस समय आप जा सकते हैं। जरूरत होने पर फिर बुलवा लिया जाएगा। झटके से महेश पलटा और बरामदे से उतरकर अहाता पार करता हुआ पगडंडी पर चला गया। सक्सेना एक टक दूर होती हुई महेश की आकृति को ही देखते रहे और थानेदार अगले आदेश की प्रतीक्षा में बुत बना खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद सक्सेना ने जैसे ही थानेदार की ओर देखा, बड़े अदब से झुककर उसने पूछा, अब
थोड़ा रेस्ट हो जाए सर, चाय का एक राउंड। अभी नहीं। और सक्सेना फिर जैसे अपने में ही डूब गए। महेश की बातों से फैली गमगीनी को दूर करने के लिए थानेदार ने कहा, सर ये शहर से आए लोग ना गांव को समझे ना गांव की बात समझे। इनकी बात को अहमियत मत दीजिए। खाना पूरी होनी थी, हो गई। जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो हुए आए, इनकी बात का क्या। हीरा को बुलवाओ। सक्सेना के आदेश ने थानेदार की बात को बीच में ही काट दिया। थानेदार ने आंख से ही चौकीदार को इशारा किया तो वह बाहर को लपक लिया। थोड़ी देर में हीरा लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे कमरे तक आया। छोटा भाई गणेशी उसे थामे हुए साथ चल रहा था, पर जैसे ही वे लोग बरामदे पर चढ़े, थानेदार ने रोका। बस, सिर्फ हीरा अंदर आएगा, कितनी बार समझाया था। आने दो सरकार, बिसुआ की मौत ने बहुत थका दिया है दद्दा को। मेरे रहते थोड़ा हौसला रहेगा। हौसले का क्या करना है यहाँ कोई। आने दो उसे भी। सक्सेना ने थानेदार की कड़क आवाज को वहीं रोक दिया। सिटपिटा कर चुप तो हो गया थानेदार, पर भीतर ही भीतर एक वजनी गाली भी उभरी सक्सेना के लिए। साला गांव में ही बेइज्जती करा रहा है मेरी। यह तो 2 दिन में चलता बनेगा। थानेदारी तो मुझे करनी है इनके सिर पर। लेकिन जहर का ये घुट ही तरी ठेल कर आवाज में शहद घोला और बहुत नरमी से बोला, आओ आओ, तुम भी आओ। देखा सर कितना ख्याल रखते हैं सब लोगों का। दोनों भीतर आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सक्सेना कुछ देर तक हीरा के भाव शून्य चेहरे को देखते रहे, फिर बोले, बैठ जाओ बाबा, तुम बैठकर ही बयान दो। और फिर बड़ा दिलासा देते हुए बोले, देखो जो कुछ पूछा जाए साफ साफ कहना, डरने की कोई बात नहीं है। सब बात सच सच कहो। हम झूठ काहे बोली सरकार, जो कहब सहज ही कहब। हाँ, सच कहने से ही तो सारी बात का पता लगेगा ना। अब पता लगकर भी का हुई सरकार, हमारा बिसुआ तो चला गया। और हीरा ने अपनी पनीली आंखें जमीन में गाड़ दी। सक्सेना 2 मिनट खामोश रहे। थोड़ा सहज होले हीरा। फिर उन्होंने बयान लेना शुरू किया। आरंभिक खाना पूरी करने के बाद पूछा, विशेषर तुम्हारा बेटा था। जी सरकार, सबसे बड़ा बेटा। उसकी उम्र 1 BC और 8 बरस। भादो का ही तो जन्म रहा सरकार। कुछ पढ़ा हुआ था। कुछ, अरे बहुत पढ़े रहा सरकार। 14 क्लास पास। शहर भेज के पढ़ा हुआ रहा। मेहनत मजूरी कीन, रूखी सूखी खाई, पर अपने बिसु को बहुत पढ़ावा रहा साहेब। एक क्षण रुक कर वह फिर बोला, बिसु का बारे में बहुत सोचा रहा सरकार। न जाने कौन कौन सपना देख रहा। बड़ा आदमी बनी है, कुर्सी पर बैठ के काम करी है, पर आवाज भर्रा गई हीरा की। गर्दन झटक कर बड़े हताश भाव से बोला, सब धरा रहेगा। कुछ काम करता था। कुछ नहीं। कुछ नहीं। 28 साल का जवान आदमी और काम धाम कुछ नहीं करता था। सक्सेना के ललाट पर सलवटें उभरी और आवाज में हल्की सी जिज्ञासा। पहले तो ये गांव में अपना स्कूल खोले रहा। लड़कन बड़न सबका पढ़ावत रहा।
और न जाने का समझावत रहा। क्या समझाया करता था? नजर में हल्का सा पैनापन उतर आया सक्सेना की। अब हम वही सब बातें कहाँ समझी सरकार। हम तो खुरपा और फरुआ वाले मजूर रहे। 14 क्लास पास वाले की बातें हमारी समझ में कहाँ आ सकी। कौन कौन आता था उसके स्कूल में? बताई ना सरकार, गांव का सभी लड़का लड़किन आवत रहे, बड़ा लोगत आवत रहे। हरिजन टोला माँ तो खुदे जाय के पढ़ावत रहा। बहुत ही शौक रहा पढ़ावे का, पर बाद में तो सब छूट गया। क्यों? जेहल चला गवा रहा ना। 4 साल माँ सब मटिया मेट होएगा। लौटे के बाद फिर पहले जैसे स्कूल जम्बे नहीं भा। जेल क्यों गया था? कहा जानी सरकार, बस एक दिन ऐसे ही पकड़ी ले गए। अरे कुछ तो किया होगा, लड़ाई झगड़ा दंगा मारपीट। नहीं नहीं, एकदम उछलकर हीरा बीच में ही बोला। वो सब कुछ नहीं। हमारा बिस्सू कौनो दिन काहू से मारपीट नहीं की है। झूठ नहीं बोले सरकार आपसे। गुस्सा तो वही का बहुत आवत रहा। आंख लाल हुई जात रही अंगार जैसे। पर हाथ तो आज तक काहू पर नहीं उठाइस रहा सरकार। तो फिर किस लिए हुई जेल? सो तो आप लोग जानो सरकार। आप ये लोग तो पकड़ी ले गए रहे। सक्सेना ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार ने जरा सा आगे झुककर धीरे से कहा, नक्सली था सर। सक्सेना थानेदार की ओर देखते रहे, कुछ इस भाव से मानो थानेदार की बात से महेश की इस बात नक्सलियों की तो वह आलोचना करता था का तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हों। थोड़ी देर बाद एक लंबी हुंकार के साथ नजर फिर हीरा के चेहरे पर टिका दी। कितने दिन की सजा हुई थी? सजा तो कौनो भई नहीं सरकार। कौनो मुकदमो नहीं चला। बस एक दिन भिनसारे आए और बांध ही ले गए। 2 ही महीना तक तो हमको पता ही नहीं लगा सरकार कि कहाँ है हमारा बिसुआ। बड़े जी कल्पा हमार, बहुत छटपटाए हम। ओकर महतारी तो खाना पीना तक छोड़ देस रही। सक्सेना को पूरी तरह विश्वास हो जाए कि बिसु एकदम बेगुनाह था, हीरा ने भर्राई आवाज में एक बार फिर दोहराया, सच कही सरकार, हमार बिसु कोनो दिन जुल्म नहीं की ना रहा, कोनो गलत कामों नहीं। फिर एकाएक याचना भरे स्वर में उसने कहा, आप ही बताओ सरकार, काहे ले गवा रहे हमार बिसुआ को? बेगुनाह को जेल भेजे कऊ कौनो कानून होत है का? कितने दिन रहा जेल में? सक्सेना खट से बात को वापस लाइन पर लाए। पूरा 4 बरस रहा सरकार। जैसे एक दिन बांधी के ले गए रहे, वही तरह एक दिन छोड़ो देहन। नई सरकार ने छोड़ा ना? हाँ सरकार, ठबे छूटल रहा। हम तो बड़ा जस गाय थे नई सरकार का। हमार बिसु घर तो आवा। और दास साहब तो देवता आदमी है सरकार। हम गरीबन का कैसा मान देहिन। वो दिन हमार घरे आए, हमका अपने संग लिवाए ले गए। नहीं को तो पूछत है गरीबन का दुख दर्द। हीरा का गला भर्रा गया।
कुछ दुख से पर उससे अधिक कृतज्ञता से। सक्सेना भी कुछ क्षण चुप ही रहे। हीरा को दास साहब की गरिमा में पूरी तरह डूबने का मौका दिया। जेल से छूटने के बाद क्या करता था बिसु? का कर सरकार, एक दुई महीना तो पड़ा रहा। न काहू से बोलब न चालब, न कहूँ आवऊ न जाऊ, बस गोड़न में मुंह दिए बैठा रहत। जो खटिया पे लेटेगा तो लेटे के आसमाने ताकत रहत। जो खाए को कहो तो खाए ले, ना कहो तो भूखे। थानेदार ने चुप रहने का इशारा किया तो सक्सेना ने रोक दिया। नहीं नहीं, बोलने दो। एक एक शब्द लिखते जा रहे थे हीरा की बात का वह। हमका तो लगत नहीं रहा कि ये हमारा वही बिसुआ है। अरे का बताएं सरकार, बड़ी चुस्ती फुर्ती रही वह के शरीर में। मुला सब निचोड़ गई। हीरा चुप हो गया। सक्सेना कुछ देर हीरा के बोलने की प्रतीक्षा करते रहे, फिर पूछा, पर कुछ करता होगा? आखिरी दिन कैसे गुजारता था? क्या करता सरकार, बस बहुत बेचैन रहता रहा। रात रात भर टहरा करता, जाने कौन दुख लगी गवा रहा। तुरंत रेखांकित। इसका मतलब कमाता धमाता कुछ नहीं था? कोई काम धंधा, रोजगार? पहले तो स्कूलों में लड़का लोग कुछ देते रहे, जितना जेही का परी जाए, पर इधर तो हरिजन टोले में ज्यादा जात रहा। वो बेचारे का देई सरकार, उनका तो अपने पेट भरम मुश्किल। तुम लोग कुछ कहते नहीं थे? जवान आदमी निकम्मा बैठा रहे, अब बूढ़े माँ बाप मजदूरी करें। क्या कहे सरकार? हाँ, महतारी लड़त रही, छोटे छोटे लड़कन का पेट काटी के पढ़ावा, और अब ना कछु करे ना धरे। तब हिम्मत रही साहिब, अब हाथ पाव नहीं चलत, इसे महतारी बकत रही, कोसत रही। फिर भर्राए गले और रुधी आवाज में कहा, पर जब से गवाह है, आखिर से आंसू नहीं टूटत। रोए रोए के आधी हो गई है, सब दिन अपने को कोसत है। तैयारे हमें लाड़ी लाड़ी के अपने बिसु को मारी डाला, दुई दुई रोटी का तरसाए दिन। बहुत कलपती है सरकार, वाही के दुख नहीं देखा जात। गला भिज गया हीरा का और आंखों की कोरों से दो बूंदें ढुलकर झुर्रियों में ही बिला गई। सक्सेना ने बड़ी मुस्तैदी से एक एक शब्द लिखा और फिर सबको रेखांकित किया। दो क्षण रुककर अगला प्रश्न पूछा, मां जब लड़ती थी तो बिसु क्या कहता था? कभी घर छोड़ने की बात, भाग जाने की बात, या कोई ऐसी? नहीं सरकार, भागव काहे? ई गांव तो बहुते प्यारा रहा होकर। ऊ तो हमसे कहत रहा, थोड़े दिन और रुकी जाओ अम्मा, फिर तुमको कानो बात की शिकायत ना हुई। का जानी सरकार, वही के मन में का रहे, मन की मने मां ले के चला गवा। हीरा का गला फिर भर आया। सक्सेना साहब कुछ देर तक चुपती सी निगाहों से हीरा को देखते रहे, फिर अगला प्रश्न फेंका, तुम कहते हो बिसु ने कभी किसी से मारपीट नहीं की कहीं बाहर? उसकी बेकारी को लेकर क्या कभी घर में कोई झगड़ा हुआ जिसमें मारपीट हुई हो? पूछने के साथ ही सक्सेना ने अपनी नजर में और अधिक पैनापन घोल लिया।
पर इस नजर से एकदम बेखबर हीरा बीच में ही बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं साहेब, कबो नहीं, एको बार नहीं। आज तलक घर में कबो मारपीट नहीं भाई। घर में तो कछु छुइस तक नहीं भाई का। दोनों छोटे भाई बहुत प्यार करत रहे, बहुत मानत रहे विसु दादा का। कुछ विचार में पड़ गए सक्सेना साहब। फिर हीरा के चेहरे पर उसी तरह आंखें गड़ाकर पूछा, जानते हो, जब उसकी डॉक्टरी जांच हुई तो उसके शरीर पर कई जगह मारपीट के निशान थे। कलाइयों और टखनों में तो ऐसे निशान थे जैसे कभी गहरे घाव लगे हों। और तुम कहते हो कि उसकी कभी किसी से मारपीट नहीं हुई। तब शरीर के वो निशान? कुछ इस भाव से पूछा सक्सेना ने मानो वह बहुत मासूमियत में लपेट कर कही गई हीरा की बातों से धोखा नहीं खाएंगे। पर हीरा का ध्यान न सक्सेना की नजरों के पैनेपन पर था, न बात की तह तक पहुंचने वाले लहजे में। वह तो जैसे अपने ही रौ में बोले चला जा रहा था। ओ निशान तो सरकार जहिल से छूटी के जब आवा तबे के हैं। जब आवा रहे न साहब, तब कलाई और टखनन पर घाव रहे, उनसे खून और मवाद आवत रहा। घी और हल्दी के फाहे रखी रखी के बड़ी मुश्किल से घाव ठीक की हिस वह की महतारी। 4 साल तक जेल में हथकड़ी बेड़ी नहीं खोली गई रहे हमारे बिसु के हाथन पावन से। शरीर पर बहुते मार लगाई रही शायद। सारे शरीर पर जख्मे जख्म रहे, बाहर भीतर सब जगह। एक क्षण रुककर फिर उसी तरह कांपते हुए स्वर में बोला, बहुते मुलायम रही खाल हमारे बिसु की साहब, बहुते मुलायम। और घुटनों में सिर देकर हीरा फूट फूट कर रोने लगा। गणेशी ने भाई को दिलासा देने के लिए पीठ पर हाथ रखा और सक्सेना साहब ने पास खड़े कांस्टेबल को इशारा किया कि पानी पिलाए। बिजली की फुर्ती से कांस्टेबल पानी का गिलास लाया और बड़े अदब के साथ उसने सक्सेना के सामने पेश किया। मुझे नहीं, हीरा को पिलाओ। गिलास गणेशी ने लिया और इंतजार करने लगा कि दद्दा थमे तो पानी दे। इस बीच थानेदार ने झुककर झिझकते हुए पूछा, अब थोड़ा रेस्ट हो जाए सर, एक एक चाय। यह भी इस बीच चाय पानी कर लेगा। थानेदार को यही लग रहा था कि कितनी भाग दौड़ करके तो उसने गर्मा गर्म इमरतियों का इंतजाम किया था, और यह एसपी साला ऐसा काम का सगा बना हुआ है मानो इसने काम रोका तो दुनिया रुक जाएगी। सब ठंडी हो गई होंगी। एक गाली उभरी उसके मन में। ठीक है, ले आओ। फिर हीरा को संबोधित करके, तुम्हारे पास भी कुछ खाने पीने को है या नहीं? जवाब दिया गणेशी ने, है सरकार, बांध के लाई रहे। नहीं है तो एक दुकान है वहां बाहर चाय की, ले लेना वहां से कुछ। जाओ बाहर जाओ, कुछ चाय वाय पी लो, मन थोड़ा स्थिर हो जाएगा। बात खत्म करते ही सक्सेना की घूरती हुई नजर से थानेदार की नजर मिली तो अपनी आवाज की सख्ती से खुद ही थोड़ा सकपका गया। तुरंत चेहरे पर मुलायमित घोल कर कहा, देहात के लोग थाना कचहरी आते हैं सर तो खाना तो बांध कर लाते ही हैं। देर सवेर तो हो ही जाती है इन कामों में। थानेदार को यह डर लग रहा था कि कहीं हीरा और गणेशी को भी चाय पीने के लिए न कह दें। इन गांव वालों के लिए बड़ा प्रेम फूट रहा है ना,
एएसपी साहब के मन में। जरूर यह भी कोई चक्कर होगा ससुरा, वरना पुलिस वाला आदमी इतना लिजलिजा तो नहीं होता। गांव का हो चाहे शहर का, आया है तब से लगा रखी है, इन्हें रोको मत, इन्हें घुड़को मत, सख्ती से पेश मत आओ, जितनी बकवास करें करने दो। जरा सा बोलते ही कैसा नजरों से दाग देता है कि जीभ तालू से ही चिपक कर रह जाती है। लगता है जैसे यहाँ बयान लेने नहीं, आरती उतारने बुलाया है सबको। ये तो अपने चल देंगे, अब गांव में कैसी कैसी गालियां उछलेंगी उसके नाम वही जानता है। आगे तो उसे ही संभालना है। सवेरे बिंदा के न आने से जो एक घबराहट हो रही थी वह अब खुशी में बदलने लगी। ठीक कर देगा बिंदा, दो चार गाली बक देगा तो धरी रह जाएगी ये नरमी और शहरीपना। तब देखूंगा कैसे नहीं करते हैं सख्ती। देखो मैं चीनी नहीं लेता। किनारे की मेज पर चाय डालते हुए कांस्टेबल को आदेश दिया सक्सेना ने। प्लेट में इमरतियां जमाते थानेदार के हाथ वहीं रुक गए। अरे सर यह क्या, मैंने तो आपके लिए स्पेशल मिठाई का इंतजाम किया था। इधर गांव में कहाँ मिलती है मिठाई, वो तो सरपंच साहब ने आपके। डायबिटीज का मरीज हूं, मना है चीनी। सक्सेना ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, न स्पेशल इंतजाम को न सरपंच को। जेब से स्वीटेक्स की छोटी सी डिबिया निकाल ली, साथ ही एक सिगरेट सुलगाने के बाद सिगरेट केस थानेदार की ओर बढ़ाया। बढ़िया ब्रांड की सिगरेट देखकर मन लपलपाया तो बहुत, पर अदब ने हाथ नहीं बढ़ने दिया। नहीं सर आप ही पीजिए, कृतज्ञता में आकंठ डूबकर कहा थानेदार ने। क्या बात है, सिगरेट नहीं पीते? अच्छा चाय तो लो अपनी। और खट से सिगरेट केस बंद करके सक्सेना ने वापस रख लिया। एक बार और तो कहता, एकदम समेट ही लिया। मन में उभरा पर जी सर कहकर अदब से चाय का प्याला उठा लिया और बड़े ही संकोच से घूंट भरने लगा। चाय की चुस्कियां और सिगरेट की कश खींचते हुए सक्सेना कुछ सोचने लगे। सिगरेट से निकले हुए धुएं के गोरख धंधे में उनका मन ऐसा उलझ गया कि मानो वे कमरे से ऊपर उठ गए हों। थानेदार की इच्छा हो रही है कि एसपी साहब उससे कुछ बातें करें, गांव वालों के बारे में ही कुछ पूछें, इस केस के बारे में ही उसकी राय जाने। आखिर पहली बार तो उसने ही लिए हैं सारे बयान।